जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है 30 मार्च और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें से एक आर्टिकल जो है हमारा इंडियन एक्सप्रेस में से रहेगा, 2 आर्टिकल्स द हिंदू में से और एक आर्टिकल द हिंदू एक्सप्लेन्स में से। तो अगर मैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे इंडिया के नेबरहुड या इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करें GS2। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी से रिलेटेड, ये भी GS2 का कंपोनेंट बनता है। और एक आर्टिकल जो कि हिंदू एक्सप्लेन्स में आया है कोरल ब्लीचिंग के रिगार्डिंग, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ये GS3 का टॉपिक बनता है। एंड में एक होमवर्क रहेगा आपके लिए, एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में, जिसका आपको जो सही आंसर है जो भी सही स्टेटमेंट है आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। और दोस्तों अंत में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस इनिशिएटिव में क्वेश्चन आंसर्स का भी प्रोविजन रखा है कि भाई आप अगर चाहें तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। बेशक आप अगर इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या अगली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हमने अभी बिग डिस्काउंट रखा है ऑल कोर्सेज के ऊपर, तो 20% फ्लैट हमारा डिस्काउंट रहेगा। कोई भी कोर्सेज आपने बाय करने हैं, चाहे वो ऑप्शनल रिलेटेड है, तो चाहे आपने सोशियोलॉजी का कोर्स लेना है, चाहे आपने PSIR का लेना है, एसए का लेना है या PCM का लेना है, प्री का मेंस का जो हमारा बैच होता है, तो इन सभी कोर्सेज पे 20% ऑफ रहेगा। लेकिन ये कब तक है? 31 मार्च तक। तो दोस्तों अगर इनके बारे और आप जानकारी लेना चाहते हैं हमारे कोर्सेज के बारे, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, इससे पहले लेट हो जाए। कूपन कोड क्या रहेगा? कूपन कोड रहेगा बिग सेल। चलिए दोस्तों आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल रिटन बाय सुजन चिनॉय, नॉट फार इनफ। बात ये कर रहे हैं जो वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना की, उनकी जो ट्रिप अभी इंडिया को रही थी, तो इसको लेके अभी हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, तो बहुत ब्रीफली हम बात करेंगे। देखिए वांग यी आए यहाँ पे, इंडिया आए, ठीक है। तो देखिए अब उन्होंने बोला कि चलो छोड़ो पुरानी बातें सारी, लेट्स स्टार्ट बिजनेस एज यूजुअल, जो पहले चल रहा था पैंडेमिक से पहले, कि चलो 2 साल से, अब ये वांग यी का कहना है कि चलो क्या हो गया अगर 2 साल से LAC पे डिस्प्यूट चल रहा है, हमारी जो इंटीग्रेशन है इंडिया और चाइना की, ये वांग यी कह रहे हैं कि भाई ट्रेड के मामले में, क्लाइमेट चेंज के मामले में, यूक्रेन से लेकर अफगानिस्तान के मामले में अपनी सिनर्जी दिखाएं, अपनी इंटीग्रेशन दिखाएं, कि जो भी हमारे आपस में डिफरेंसेस हैं ये कोई बात नहीं, बाद में हम सेटल डाउन कर लेंगे। लेकिन हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, यारी दोस्ती एक तरफ है, यारी दोस्ती करने में हम कोई बुरा नहीं है, हम यारी दोस्ती बढ़ाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहले पुराने मुद्दे चलते आ रहे हैं, जो 2 साल से LAC पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, पहले उस मुद्दे को सॉल्व करते हैं, बाद में आगे की बातें करते हैं। अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात आती है तो सुजन चिनॉय ये कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं ये वांग यी की जो ट्रिप रही है टुवर्ड साउथ एशिया, राइट। तो पहला तो ये कह रहे हैं कि पहला तो वो ये दिखाना चाह रहा है, चाइना ये दिखाना चाह रहा है दैट देखो हम अब उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हम बहुत बड़ी पावर अज्यूम कर सकते हैं एट द वर्ल्ड स्टेज, के भी लीडरशिप की बात करें तो हम यहाँ पे लीडर बनना चाहते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी चल रही है पिछले 6 महीनों से, चाहे यूक्रेन में इंस्टेबिलिटी चल रही है, हम तैयार हैं लीडरशिप लेने के लिए, बेशक अगर अमेरिका आज के टाइम पर रिट्रीट बैक कर रहा है। ये चाइना का ये कहना है। दूसरी बात देखिए, कहीं ना कहीं ये जो ट्रिप था इसका जो मेन पर्पस था, मेन पर्पस ये तो नहीं था कि LAC पे जो डिस्प्यूट चल रहा है 2 साल से उसको रिजॉल्व किया जाए। मेन पर्पस क्या था कि चलो किसी तरह से अगर इंश्योर किया जा सके, यानी कि चाइना की जो सरकार है वो ये इंश्योर करना चाहती है कि इस साल जो ब्रिक्स समिट होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, जो 15वां ब्रिक्स समिट होगा चाइना में होगा, कि वहां पे इंडिया की जो लीडरशिप है वो भी वहां पे ब्रिक्स समिट को अटेंड कर सके, और इस बात को इंश्योर करने के लिए ट्रिप यहां पे लगाया गया था। तीसरी बात, चाइना इंटेंड्स टू कंसोलिडेट द इंप्रेशन कि चाइना एंड इंडिया हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट। अब ये चाइना को लगता है कि देखो इंडिया ने यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टैंड जो रशिया के टुवर्ड्स दिखाया है, कि इंडिया ने नहीं ऐसे कंडेम करा रशिया को UNSC पे, UN पे, कि जो काम रशिया यूक्रेन में कर रहा है, तो चाइना को ऐसा लगता है कि इंडिया ने क्योंकि कंडेम नहीं करा रशिया को, तो इस करके हम दोनों के जो इंटरेस्ट है, यानी कि इंडिया और चाइना के जो इंटरेस्ट है विज़ावी रशिया, बहुत सिमिलर है, ऐसा चाइना को लगता है। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी कि हमारा जो नजरिया है टुवर्ड्स रशिया वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू चाइनाज व्यू पॉइंट टुवर्ड्स रशिया। तो हमारा जो नजरिया है वो ये है कि देखो रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, तो ठीक है हमारी कुछ मजबूरी है कि हम बहुत सारा ट्रेड करते हैं रशिया से, तो हम रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई अब 5वें हफ्ते में चल पड़ी है कि अभी ये लड़ाई बहुत लंबी खींची जाए, और यहां पे हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये जो वॉर का जो क्राइसिस चल रहा है रिजॉल्व हो सके। चौथा, अब देखिए चाइना हैज बिकम द फर्स्ट P5 कंट्री, UNSC में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं,
हैं जिसने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है टू अफगानिस्तान जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो चाइना ने इस बात को तो रिकॉग्नाइज डे 1 से करा था, तालिबान को तो डे 1 से रिकॉग्नाइज किया हुआ था। तो चाइना ये दिखाना चाह रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को दैट देखो हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, हम लीडरशिप संभालने के लिए तैयार हैं ग्लोबल स्टेज पे, ठीक है। और पांचवा, ये जो वांग यी का जो पार्टिसिपेशन था इंडिया आने से पहले, जो इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई थी वहां पे, तो वहां पे ऐसा वांग यी का कहना कि कश्मीर, ये देखिए कश्मीर का जो मैटर है हमारा इंटरनल मैटर है, ठीक है। जो भी कश्मीर में चल रहा है दैट शुडंट बी अ हेडेक फॉर वांग यी और फॉर इमरान खान और फॉर एनी अदर लीडर, ठीक है। लेकिन वांग यी का कहना है कि भाई जो कश्मीर में हो रहा है वो अच्छा नहीं है, ऐसे सिंपैथी दिखाना या इस्लामिक वर्ल्ड को सिंपैथी दिखाना विज़-अ-वी यूजिंग द कश्मीर, विज़-अ-वी प्लेइंग द कश्मीर कार्ड, तो ये बात भी सही नहीं है। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था जब लास्ट टाइम ये एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था कि ये इंडिया का अपना इंटरनल मैटर है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि जिनजियांग में क्या हो रहा है, दुनिया जानती है, दुनिया देख रही है जिनजियांग में क्या हो रहा है, जो ईगर मुस्लिम्स के ऊपर अट्रॉसिटीज करी जा रही है चाइना की सरकार द्वारा। अब वाइड गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना की अगर हम बात करें, देखिए चलो कन्वर्जेंस तो हम चाहेंगे, देखिए हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं, हम देखिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान हो चाइना हो, हम चाहेंगे कि दोस्ती बनी रहे, ठीक है, हम अपना बातचीत करते रहे, नेगोशिएशंस होते रहे, डिस्प्यूट्स कम हो, तो हम चाहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इंडिया और चाइना के बीच में। फॉर एग्जांपल अब डाइवर्जेंसेस है, हमको उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद भाई, वो उनके पास जितने मर्जी पैसे हो चाइना के पास, चाहे वो अरबों खरबों रुपए लगा रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो हमारे ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि इंडियन टेरिटरी था किसी जमाने में, वहां से पास किया जाता है, ठीक है। तो अब ये इंडिया को बहुत कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इंडो पैसिफिक की बात करें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की बात करें, देखिए अब चाइना को ये नहीं पसंद कि हम क्वाड में अमेरिका के साथ इतनी सिनर्जी क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है, कि इंडो पैसिफिक की बात इतनी क्यों हो रही है, तो ये चलो डाइवर्जेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद चाइना ने रिपीटेडली बहुत बारी कश्मीर का जो मुद्दा है, खास करके जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, तो चाइना ने बार बार कश्मीर का कार्ड जो है यूएनएससी पे, यूएन प्लेटफॉर्म पे और डिफरेंट रीजनल समिट्स पे प्ले करा है, जो कि हमको नहीं पसंद। चाइना इज ऑल्सो कीन टू सिग्नल कंट्रीज इन द रीजन कि देखिए जैसे लक्ष्मण रेखा, जैसे व्लादिमीर पुतिन ने एक लक्ष्मण रेखा नेटो के लिए बनाई थी कि भी जो यूक्रेन है, यूक्रेन एक लक्ष्मण रेखा, यानी कि आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो की मत करिए, यूक्रेन को तो खास करके आप नेटो में इंक्लूड बिल्कुल मत करना। यही बात व्लादिमीर पुतिन इतने साल से कह रहे थे कि भी यूक्रेन तक एक लक्ष्मण रेखा है। उसी तरह से चाइना जो है, चाइना वो लक्ष्मण रेखा इंडो पैसिफिक में बनाना चाहता है कि भी इंडो पैसिफिक में मेरा डोमिनेंस है, और इंडो पैसिफिक में चाहे अमेरिका है, चाहे जापान है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंडिया है, ये यहां पे ज्यादा दखलंदाजी ना दे। और साथ के साथ चाइना की आदत है कि हमारे नेबरहुड में उनके जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना, तो चाइना को ये बात भी पसंद नहीं आई है। जो नेपाल को भी रिसेंटली अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से जो एड मिला था अंडर द मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, जो $500 मिलियन का एड दिया गया था, तो चाइना को ये बात नहीं पसंद आई। तो अमेरिका अगर बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बढ़ाए, म्यांमार के साथ बढ़ाए, नेपाल के साथ बढ़ाए, तो चाइना को ये बात नहीं पसंद आती है। ये तो उनके अपने इंटरनल अफेयर्स है ना, नेपाल के, बांग्लादेश के, म्यांमार के, व्हाट टू चाइना। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए कुछ चाइनीज स्कॉलर्स ने, कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स ने बहुत वाह करा है इंडिया का भी। देखो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कितनी अच्छी है कि इंडिया ने कोई प्रेशर नहीं फेस किया अमेरिका से, और इंडिया ने फिर भी अपनी न्यूट्रलिटी बना के रखी अमिड्स दी ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस, कि इंडिया ने अमेरिकन प्रेशर के अंडर आके या वेस्टर्न जो कंट्रीज उनके प्रेशर में आके इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं करा। तो ये चाइना को लगता है ठीक है, हमने कंडेम नहीं किया, हमने न्यूट्रलिटी बना के रखी, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है ना, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को केटर करती है, मैं बार बार कहता रहता हूं। तो हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चाइना को खुश करने के लिए नहीं है, ना वो अमेरिका को खुश करने के लिए है, ठीक है, ना वो रशिया को खुश करने के लिए। तो हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है, अगर हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है तो वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में लिया है, चाइना को खुश करने के लिए लिया, कि चाइना कल को ये सोचे कि चलो इंडिया और चाइना के सेम व्यू पॉइंट है रशिया के टुवर्ड्स, तो चलो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी इंडिया चाइना के रिलेशंस के बीच में। हमारा अपना स्टैंड है विज़-अ-वी चाइना, हमारी बात बहुत क्लियर है कि भाई साहब अगर आपने हमारे साथ संबंध बढ़ाने हैं जरूर बढ़ाइए, लेकिन जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो बॉर्डर, जो हमारी जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं एलएसी के क्रॉस, तो वो पहले रिजॉल्व होने चाहिए, ठीक है। नाउ इनफैक्ट इंडिया के स्टैंड को बहुत सारी कंट्रीज ने अप्रिशिएट भी किया है, बिकॉज इंडिया ने बेशक कंडेम नहीं करा रशिया के एक्शन को, रशिया को, लेकिन इंडिया ने ये जरूर कहा है कि भाई ये जो क्राइसिस है डिप्लोमेटिकली जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। चलिए तो दोस्तों अगला आर्टिकल ये भी हमने लास्ट सैटरडे डिस्कस किया था, ये बिम्स्टेक के रिगार्डिंग है, ब्रिजिंग द बे इन क्वेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बिम्स्टेक, ये हिंदू में आज आया है। तो देखिए अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो मैंने उस दिन भी कहा था कि 1997 में ब्लॉग बनाया गया था, आज 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी ये 5वीं समिट होने वाली है श्रीलंका में। तो पिछले 25 साल में सिर्फ ये जो ग्रुपिंग है 5 बार, मतलब ये 5वीं बार मिलने वाले, तो दैट शोज कि इस ग्रुपिंग में बहुत पोटेंशियल तो है, लेकिन पीरियोडिक बेसिस पे इस ग्रुपिंग में इतनी मीटिंग्स नहीं होल्ड की जा रही हैं, ठीक है। बिम्स्टेक का जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा है। बिम्स्टेक की हम बात करें दैट
दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ और दैट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमको हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि लुक ईस्ट से आज एक्ट ईस्ट की बात करते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का शेप दिया था कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा डीपली इंटीग्रेट कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ। ठीक है, तो ये जो बिम्स्टेक का जो ब्लॉक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बहुत क्रिटिकल है हमारी दोनों नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो वो भी बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज बे ऑफ बंगाल जो है दैट लाइज एट द एपिसेंटर ऑफ द इंडो पैसिफिक। तो बहुत वाइटल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस यहां से पास करती हैं, बहुत सारा ट्रेड यहां से होता है। ठीक है, सो और इंडो पैसिफिक तो वैसे भी आज के टाइम पे पूरी की पूरी दुनिया बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है चाइना को कंटेन करने के लिए। तो बे ऑफ बंगाल लाइज एट द हार्ट ऑफ आवर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एज वेल। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, हमने कुछ पिछले 25 सालों में सिक्योरिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, फाइनेंस शेयरिंग की बात करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करें, काउंटर टेररिज्म, इन सब इनिशिएटिव्स पे हमने स्ट्रेंथन करा है, मैकेनिज्म्स बनाए हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है। तो लिमिटेशंस की बात हमने उस दिन सैटरडे को डिस्कस करी थी बिम्स्टेक के चलते। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे और कन्वर्जेंस दिखाया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट अभी तक जो बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरिएट है, चलो वो तो है, वो ढाका में है, लेकिन बिम्स्टेक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है। ठीक है, उसका अभी तो कोई चार्टर नहीं साइन किया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट्स की तो कितने सारे 270 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इतनी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है। ठीक है, जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंसे हुए हैं, लेकिन उसको अभी तक हार्नेस नहीं करा गया। तो ग्रोइंग वैल्यू ऑफ बिम्स्टेक की बात करें, देखिए देयर इज अ ग्रेटर अप्रिसिएशन ऑफ बिम्स्टेक्स पोटेंशियल ड्यू टू जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और साथ में जो अबंडेंट नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज इस रीजन में लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस इज एट द एपिसेंटर ऑफ द इंडो पैसिफिक आइडिया। तो इट इज अ प्लेस वेयर द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट of not only South Asia but also Southeast Asia they converge। तो बिम्स्टेक नीड्स टू एड्रेस द डायमेंशन ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत क्रिटिकल है। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो हमने लुक ईस्ट की भी बात 1991 में करी थी, पीवी नरसिम्हा राव ने जब लुक ईस्ट का आइडिया दिया था, अगर आज हम एक्ट ईस्ट की भी बात करते हैं तो ये सब बातें तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक हम कनेक्टिविटी पे फोकस ना कर सकें। तो कनेक्टिविटी थ्रू रेल हो, थ्रू रोड हो, थ्रू एयर हो, थ्रू शिप्स हो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तभी हम बात करते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है दैट हैज टू एक्ट एज अ ब्रिज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। तो कनेक्टिविटी लाइज एट द हार्ट ऑफ बिम्स्टेक एज वेल। और वैसे भी साउथ एशियन रीजन में देखिए, अगर हम सार्क की बात करें, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, तो सार्क को इतना एम्बिशियसली परस्यू नहीं करा गया बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के झगड़े के चलते, इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स के चलते सार्क एज अ बॉडी हैज बीन वेरी रिडंडेंट नाउ एंड SAARC as a body has been hijacked because of the disputes between India and Pakistan। So हमारी जो फोकस है, हमारा जो अटेंशन है, बिम्स्टेक की बात करें, सासेक की बात करें या BBIN की बात करें, इस पे ज्यादा है। Now the BIMSTEC master plan for transport connectivity will provide the necessary boost to connectivity। और साथ में बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है between the educational institutions, industries and the business chamber through various forums। because देखिए ये जो सारे देश हैं, ठीक है, जो बिम्स्टेक ग्रुपिंग में आते हैं, तो ये जो सारे देश हैं, ये बहुत, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत यंग है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अबंडेंट है, तो वो पोटेंशियल है। ठीक है, उसको हम हार्नेस कर सकते हैं। इंडिया के रोल की बात करें, देखिए अभी अप्रूवल ऑफ अ चार्टर फॉर बिम्स्टेक ड्यूरिंग द समिट विल फर्दर ऑगमेंट द विजिबिलिटी ऑफ बिम्स्टेक ऑन अ ग्लोबल स्टेज। ठीक है, लाइकवाइज इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड इट्स प्रॉमिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने प्रॉमिस करा है कि भाई एक सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज को नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में सेटअप करा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बार बार बात करते हैं, अभी तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस ब्लॉक में साइन नहीं किया गया। सार्क का भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आइडिया था, साफ्टा जिसको हम कहते हैं, वो भी साइन नहीं करा गया था। तो ये मौका है जहां पे हम बिम्स्टेक की जो मीटिंग्स हैं और पीरियोडिक कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अभी ये 5वीं समिट हुई तो अगली जो मीटिंग है वो 5 साल के बाद हो। इसको थोड़ा पीरियोडिक किया जाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को ज्यादा डीपन करा जाए, पीपल टू पीपल रिलेशंस को करा जाए। देखिए सिविलाइजेशन लिंकेजेस हैं विद इन द बिम्स्टेक ब्लॉक। ठीक है, तो कैसे हम जो अपना सिंगल माइंडेड फोकस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ओरिएंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग का। और इंडिया का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा बिम्स्टेक के अपलिफ्टमेंट में और बिम्स्टेक को एक वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्गर और रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुपिंग बनाने में। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल अनरिफॉर्मेबल क्रिमिनल जस्टिस, ये हिंदू में आया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस की अगर हम बात करें, देखिए क्रिमिनल जस्टिस में हम अगर हम बात करें बहुत सारी कमी पेशी है। ठीक है, अब पहली बात तो देखिए ये बात सोचना कि हमको एक जस्ट और कोहेरेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मिल जाएगा, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन ये बहुत उटोपियन आइडिया माना जाता है, बहुत आइडियलिस्टिक आइडिया माना जाता है। तो पहली बात तो ये समझनी जरूरी है कि हमारी ख्वाहिश के भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स हो, वो बुरी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रॉब्लम बहुत है, इस बात को एक्नॉलेज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक इस बात को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम्स हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तब तक काम नहीं बनने वाला। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कितने सारे पेंडिंग केसेस हैं जुडिशरी के पास, तो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा जो केसेस हैं दैट इज पेंडिंग बिफोर द जुडिशरी। जस्टिस मैकेनिज्म्स विल रिमेन इनएक्सेसिबल, खास करके जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। अब देखिए उन्होंने क्राइम करा है या नहीं करा है, ये तो चलो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है, लेकिन जो जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी है, ये तो प्रूवन बात है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं मिलती है। अमर्त्य सेन की बात करें कि हम अगर अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, दुनिया जहान की हम बातें करते हैं, तो हमारा फोकस होता है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो गरीब लोग हैं उनको एक्सेस नहीं मिल पाता जस्टिस को। बेशक हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो अमर्त्य सेन ने बार बार बात बोली है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस क्यों नहीं करते, हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे फोकस क्यों करते हैं। पावर ऑफ पुलिस की बात करें, देखिए पहली बात तो एक्नॉलेज करनी बहुत बात जरूरी है कि पुलिस अपनी पावर को मिसयूज करती है, ठीक है। अब ये कहना कि पुलिस अपनी पावर को मिसयूज नहीं करेगी, पुलिस रिफॉर्म हो जाएगी, आइडिया अच्छा है, लेकिन अगेन ये बहुत उटोपियन आइडिया आ जाता है, ठीक है। आर स्ट्रेस्ड ऑन क्राइम कंट्रोल वैल्यूज टू प्रमोट सच अब्यूज ऑफ पावर। अब देखिए कॉलोनियल माइंडसेट है पुलिस को और स्ट्रांग करना, ठीक है। देखिए हर चीज का जवाब डंडे से जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि एक कम्युनिटी पुलिसिंग अप्रोच की हम बात करते हैं, सॉफ्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये बातें एक्नॉलेज करनी भी बहुत जरूरी है कि पुलिस अपनी पावर को मिसयूज करता है, ठीक है। जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी कि हम अपने पुलिस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लेके आ सके, तब तक ये सोचना कि पुलिस अपनी पावर का मिसयूज ना करे, सिर्फ एक विशुअल थिंकिंग बनी रहेगी। अच्छा, उसके बाद हम क्राइम प्रिवेंशन की बात करें, ये कहना कि भी बिल्कुल कोई क्राइम होगा नहीं, बिल्कुल क्राइम फ्री सोसाइटी हो जाएगी, देखिए इस तरह का इगैलिटेरियन है ना, इगैलिटेरियन या बहुत इक्वलिस्टिक आइडिया या बहुत यूटोपियन आइडिया तो नॉर्डिक कंट्रीज में भी नहीं होगा, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी नहीं होगा। तो यहां पर यह सोचना कि जी बिल्कुल क्राइम प्रिवेंशन 100% हो जाएगा, ये अगेन एक रियलिस्टिक आइडिया नहीं है। क्राइम होगा, ठीक है, क्राइम प्रिवेंशन के लिए पुलिस को अपनी पावर भी यूज करनी पड़ेगी, बट पावर मिसयूज ना करे, ठीक है। देखिए कितनी सारी कस्टोडियल डेथ्स होती हैं, तो जो पुलिस का जो रवैया रहता है कि टॉर्चर करना, डंडे मारना, 3rd डिग्री देना, तो उससे क्या सुधार आ सकता है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं कि आप डंडे के बलबूते पे क्राइम प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं, तो चाहे आप जितना मर्जी पनिश कर दीजिए, चाहे आप जितनी मर्जी पनिशमेंट दीजिए क्रिमिनल्स को, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है एज फार एज के फर्दर क्राइम रेट्स ड्रॉप कर जाएंगे, वो बहुत मिनिमल है, ठीक है। देखिए 2 अप्रोच यहां पे आती है, एक तो रेट्रीब्यूटिव और एक रिफॉर्मेटिव। तो रेट्रीब्यूटिव अप्रोच जो होती है जस्टिस की, उसमें क्या होता है कि भी जितना आप हो सके डंडा मारिए, जितना हो सके आप सख्ताई करिए। और जो रिफॉर्मेटिव अप्रोच है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे जस्टिस सिस्टम में, ठीक है, कि कैसे हम जो प्रिजनर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके अंदर सुधार लेके आ सके, बिहेवियरल चेंज लेके आ सके, तो वो डंडे के बलबूते पे नहीं होगा। कस्टोडियल पनिशमेंट्स की बात करें तो ये कहना कि देखिए प्रिजन्स में बहुत सारे कैदी हैं, ठीक है, बहुत सारे कैदी वहां पे क्राउडेड प्रिजन्स को क्राउड कर रहे हैं, तो इस करके वहां पे कस्टोडियल पनिशमेंट्स करनी शुरू कर दो, लोगों को मारना शुरू कर दो, लोगों को फांसी देनी शुरू कर दो, वायलेटिंग द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल एज वेल। तो वो बात सही नहीं है। बहुत सारी लॉ कमीशन ने और कमिटीज ने फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैव रिकमेंडेड कि भाई आप पनिशमेंट अगर देना चाहते हैं क्रिमिनल्स को, तो नॉन कस्टोडियल तौर तरीके एक्सप्लोर करिए, ना कि कस्टोडियल पनिशमेंट, यानी कि कस्टडी में उसकी डेथ हो रही है, ठीक है। तो लिटिल एफर्ट इज मेड बाय द स्टेट टू मैप द परसेप्शंस ऑफ जस्टिस बाय द विक्टिम्स एंड द कॉमन मैन। अब यहां पे बात आती है वे फॉरवर्ड की, तो क्या तौर तरीके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि बेशक हम जितनी मर्जी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कर लें, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग अभी भी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं हो पाई है, ठीक है। अगर इस बात को हम पहले एक्नॉलेज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में, तभी जो हमारा फोकस है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के टुवर्ड्स जा पाएगा। सिमिलरली अगर हम इफ ओनली वी अज्यूम कि चलो जो अब्यूज ऑफ पावर बाय द पुलिस वो कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है, एक्सेप्टिंग कि चलो हम कुछ मॉरल एथिकल ऑब्लिगेशंस पुलिस पे लगा देते हैं, तो शायद इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये दोनों बातें अजम्पशंस पे हैं। एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि पुलिस का जो मिसयूज ऑफ पावर है वो बहुत ग्रेव क्राइम है, दैट इज अ वेरी सीरियस इशू। अगर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तभी अगर इस बात को एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम उस रेलम में मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे जहां पे हम और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं एज फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न। Any project aimed at criminal justice reform must instead accept the problems we have as assumptions. तभी हम शिफ्ट कर पाएंगे अपना डिस्कोर्स कि हम कैसे होलिस्टिक रिफॉर्म्स लेके आ सके अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो कीवर्ड क्या है इस पूरे आर्टिकल में? एक्सेप्टेंस। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे कि क्या क्या कमी है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तभी हम रिफॉर्म लेके आ पाएंगे, तभी वो बर्निंग डिजायर होगा हमारे अंदर कि कैसे हम सुधार लेके आ सकें, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो पुलिस सिस्टम्स में है, चाहे वो जेल्स में है।
चलिए, तो दोस्तों आज का लास्ट आर्टिकल कोरल ब्लीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोरल ब्लीचिंग के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा एक वीडियो धर्मेंद्र सर ने भी शेयर किया था फ्यू मिनट सीरीज में। तो ये आर्टिकल द हिंदू एक्सप्लेन्स में आया था, तो बहुत ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कोरल्स क्या होते हैं जी? ठीक है, कोरल्स होते हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स और एनिमल्स नॉट पोजेसिंग अ स्पाइन। ठीक है, तो ईच कोरल इज कॉल्ड अ पॉलिप और थाउजेंड्स ऑफ सच पॉलिप्स दे लिव टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनी। कोरल्स का एक बहुत अटूट संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है विद अ सिंगल सेल्ड एल्गे कॉल्ड एज ज़ूज़ैंथले। ठीक है, अब ये जो एल्गे है ज़ूज़ैंथले, ये क्या करता है? ये कोरल को वो फूड और न्यूट्रिशन और वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि ये जो एल्गे है बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके बदले में, क्योंकि हमने बात करी कोरल्स और ज़ूज़ैंथले का एक अटूट संबंध होता है, तो उसके बदले में जो कोरल्स हैं दे गिव द एल्गे अ होम एंड की न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और ये जो कलर मिलता है कोरल्स को वो ज़ूज़ैंथले के कारण मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये लार्जेस्ट रीफ इकोसिस्टम है विच स्ट्रेचेस अक्रॉस 2300 किलोमीटर्स। यहाँ पे 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स हैं एंड दिस रीफ इकोसिस्टम गिव्स शेल्टर टू 1500 स्पीशीज ऑफ फिश। अब व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? तो देखिए, कोरल ब्लीचिंग आई एम श्योर आपने ये बात एनवायरमेंट में भी पढ़ी होगी। तो ब्लीचिंग तब अकर होती है जब कोरल्स दे एक्सपीरियंस स्ट्रेस विच इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, पोल्यूशन और हाई एसिडिटी इन दी ओशंस और हाई लेवल्स ऑफ ओशन एसिडिटी। अब इसके कारण क्या होता है, जो ज़ूज़ैंथले है वो भी स्ट्रेस में आ जाता है। तो ज़ूज़ैंथले जब स्ट्रेस में आएगा, यानी कि जो फूड प्रोड्यूसिंग एल्गे है जो कि कोरल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नाउ लिविंग इनसाइड द कोरल पॉलिप्स दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज which are not beneficial to the corals। इसके चलते क्या होता है, कोरल्स जो हैं अपना कलर लूज करना शुरू कर देते हैं which leads to coral bleaching। तो जो ब्लीच कोरल्स हैं दे कैन सर्वाइव डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स कि किस एक्सटेंट तक जो ओशन है वो उसके ओशन के अंदर जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हुई है, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो एक लिमिट तक वो सर्वाइव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स ऑफ द ब्लीचिंग कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द सी टेम्परेचर्स और अदर फैक्टर्स। तो पहला जो मास ब्लीचिंग इवेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1998 में हुआ था। और ये जो इवेंट 1998 में हुआ था दैट लेड टू दी 8% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल टू डाई। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, अगर हम कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो यहां पे ब्लीच्ड कोरल का आप यहां पे देखिए, जब कोरल यहां पे जो कोरल का कलर है दैट इज गॉन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस विच इज इंड्यूस्ड ऑन द ज़ूज़ैंथले बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो विदाउट द एल्गे द कोरल लूजेस इट्स मेजर सोर्स ऑफ फूड विच टर्न्स व्हाइट और वेरी पेल। तो आप ये चार्ट को देख सकते हैं। तो व्हाई डज कोरल ब्लीचिंग मैटर? देखिए, अब अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो कोरल रीफ्स दे सपोर्ट ओवर 25% ऑफ मरीन्स बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग फिश, टर्टल्स एंड लॉबस्टर्स। ठीक है, इवन दो कोरल्स दे ओनली ऑक्यूपाई 1% ऑफ द सी फ्लोर, लेकिन 25% ऑफ द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इज सपोर्टेड बाय दीज कोरल्स। ठीक है, एक स्टडी ने बताया कि 14% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल ऑन रीफ्स हैड बीन लॉस्ट इन द लास्ट 12-13 years with most of the loss attributed to coral bleaching। ठीक है, अब besides that देखिए, अब बहुत इकोनॉमिक वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं कोरल्स। ठीक है, तो कोरल रीफ सिस्टम दे जनरेट रेवेन्यू वर्थ $2.7 trillion इन एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड एंड टूरिज्म। अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो लगभग $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। इट टेक्स ऑलमोस्ट अ डेकेड फॉर द रीफ टू स्टार्ट सेटिंग अप अगेन। ठीक है, तो रीफ जो है वो फिर से बिल्डअप हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि कितना जो ओशन का लेवल है कितना एसिडिक हो चुका है, कितना इंक्रीज इन द सी सर्फेस टेम्परेचर हुआ है इन द पर्टिकुलर एक्वेटिक इन द पर्टिकुलर वाटर बॉडी। लेकिन जो रीफ्स होते हैं वो फिर से अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं, बट टाइम लगता है, 10 साल लगते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें, देखिए ये 6th टाइम है कि जो कोरल रीफ सिस्टम है बीइंग हिट बाय अ वाइड स्प्रेड एंड डैमेजिंग ब्लीचिंग इवेंट। ये तो 6th टाइम है, लेकिन पिछले 10 साल में ग्रेट बैरियर रीफ का ये 4था टाइम है। ठीक है, जब ब्लीचिंग हो रही है तब ब्लीचिंग इवेंट कोइंसाइड्स विद द, अब ये जो ब्लीचिंग इवेंट हुआ है दिस इज कोइंसाइडिंग विद द 10-day यूनेस्को साइंटिफिक मिशन विच इज करंटली हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसने रिसेंटली ये बताया था, अगर जो तापमान है, अगर जो सी लेवल जो टेम्परेचर्स है, अगर सी सरफेस टेम्परेचर्स अगर इस तरह से राइज करते रहेंगे, ठीक है, तो जो ब्लीचिंग इवेंट्स हैं that might occur more frequently and it might become very common and a large proportion of the remaining reef cover in Australia could be lost। तो 2015 में यूनेस्को ने थ्रेटन किया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि देखिए आप जो ग्रेट बैरियर रीफ के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं आपके बहुत वीक हैं, अगर आप उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ का जो हम वर्ल्ड हेरिटेज में जो स्टेटस है वो इंडेंजर डिक्लेयर कर देंगे। तो पिछले साल, ये तो चलो 2015 की बात है, पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने भी कहा कि भाई आप ये जो स्टेटस है इंडेंजर्ड स्टेटस
प्रैक्टिस इस ग्रेट बैरियर रीफ का मत करिए। बहुत इकोनॉमिक वैल्यू है ग्रेट बैरियर रीफ की, $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक रीफ 2050 प्लान को क्रिएट किया है जहां पे बहुत सारे पैसे डाले गए हैं कि कैसे इसको इकोसिस्टम को रिवाइव किया जा सकता है, ग्रेट बैरियर रीफ को कंजर्व किया जा सकता है। लेकिन जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने यूनेस्को के इस फैसले को ठीक नहीं समझा कि यूनेस्को को चाहिए था, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का ये कहना है कि यूनेस्को को ये चाहिए था कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको एक इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देना चाहिए था। ऐसी बात ये एक्टिविस्ट कह रहे हैं। चलिए सो दोस्तों, जाने से पहले एक क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के पेपर में 2011 में आया है। अ सैंडी एंड सलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीशीज। द एनिमल हैज नो प्रेडेटर्स इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो ये बताइए इसमें से कौन सा ये जानवर हो सकता है? ए इंडियन वाइल्ड बफेलो, बी इंडियन वाइल्ड एस, सी इंडियन वाइल्ड बोर या डी इंडियन गजेल। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्वेश्चंस फ्रॉम द एडिटोरियल जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरल ब्लीचिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक पार्ट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल्स टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। 150 शब्दों में आपने इसको आंसर करना है। और जो दूसरा ऑप्शन है, हाईलाइट द प्रॉब्लम्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया, सजेस्ट सम मेजर्स टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, 200 शब्दों में। चलिए सो दोस्तों, ये थी आज के एडिटोरियल डिस्कशन। मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।